नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 15 मिनट की इस विशेष पेशकश में, जहां हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। 15 मिनट के अंदर में ये 25 ऐसे सवाल होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम छोटी व्याख्या भी करेंगे। अगर आप बहुत डिटेल व्याख्या के साथ प्रश्नों का उत्तर देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर आप आगे बढ़ सकते हैं, जहां पर डिटेल डिस्कशन के साथ बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। आपको पुनः याद दिलाते हैं कि ऑफिसर्स अकेडमी एक ऐसी संस्थान है जिन्होंने विगत वर्षों के अंदर में 1 लाख से ज्यादा बच्चों के सरकारी नौकरी के सपनों को पूरा करने में मदद किया है। आप भी जुड़िए हमारे साथ और अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर 1947 तक का ये टाइम पीरियड है और आप यहां पर इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। उससे पहले एक जानकारी है, बीपीएससी ने एईडीओ की वैकेंसी जारी की है। आप इसकी तैयारी जरूर करें, क्योंकि एक ऐसा मात्र एग्जाम है जिसमें सिर्फ एक परीक्षा देकर आप सीधा का सीधा शिक्षा विकास पदाधिकारी बन सकते हैं। ना ही आपको मेंस देना है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है। एक ऑब्जेक्टिव सवाल का क्वेश्चन पेपर और आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन। अपनी तैयारी आज ही शुरू कीजिए हमारे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट ऑफिसर्स अकेडमी ही दिलाता है। तो इसलिए आप हमारे साथ बैचेस में जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है कि 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। तो आपको पता होगा कि 1936 के अंदर में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। 1937 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष बने थे। 1938 के अंदर में खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित सुभाष चंद्र बोस को नामित किया और कहा कि सुभाष चंद्र बोस इसके क्या बनेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जर्मनी में हिटलर को चैलेंज कर दिया था और हिटलर को कहा था कि तुम ओरिजिनल हिटलर नहीं हो। जब हाथ मिलाया तो पकड़ लिया कि तुम ओरिजिनल हिटलर नहीं हो। खैर, 1939 के अंदर में पुनः अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। इसलिए चुनाव हुआ क्योंकि सर्वसम्मति से ये नहीं चुने गए। और 1939 में जब चुनाव हुआ तो ये अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। एग्जाम में पूछता है त्रिपुरी कहां पे है, तो त्रिपुरी जबलपुर में है। और जबलपुर कहां पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस चुनाव के अंदर में एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी स्वयं नहीं आकर के महात्मा गांधी ने अपने कैंडिडेट को भेज दिया था, जिसका नाम था पटाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पटाभी सीतारमैया। हालांकि चुनाव में पटाभी सीतारमैया हार गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नाराज होकर इस्तीफा दे दिए थे। और इनके इस्तीफा देने के बाद आपको पता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का वो विशिष्ट अधिवेशन बुलाया गया था जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो आपको ही पता है कि बाल लाल पाल की जब तिकरी की बात होती है तो बाल लाल और पाल में सिर्फ एक व्यक्ति यानी लाला लाजपत राय ही अध्यक्ष बन पाए थे। और यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इस कलकत्ता में अधिवेशन इसलिए हुआ क्योंकि इससे ठीक पहले आपको पता होगा कि बिहार के अंदर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। और बिहार प्रांतीय की बैठक में यह 12वां अधिवेशन था। सभी लोग कमेंट करके बताओ कौवा अधिवेशन था, क्योंकि एग्जाम में ये बिहार स्पेशल में क्वेश्चन आता है। और 12वां अधिवेशन था और इसका स्थान एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखना स्थान दोस्तों भागलपुर हुआ करता था। अध्यक्ष पूछता है तो अध्यक्ष इसके कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और यहां पर जब असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो अंततः झानन फानन में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की बैठक बुलाई गई और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था। बाल लाल पाल में इकलौते व्यक्ति जो अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? उग्र राष्ट्रवादी नहीं था इसका मतलब क्या कि वो उदारवादी था। और आपको पता है कि उदारवादी कौन लोग होते हैं, तो उदारवादी वो लोग होते हैं जो अनुनय विनय की नीति का पालन करते हैं, यानी अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बात को मनवाते हैं, या 3P पॉलिसी का पालन करते हैं। पहले पी से होता है प्रेयर करते हैं, दूसरे पी से होता है पिटीशन देते हैं, और तीसरे पी से संवैधानिक दायरों में रहकर प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर में आप देखेंगे तो ये उग्र राष्ट्रवादी, लेकिन गोखले जो हैं उदारवादी विचारधारा के हुआ करते थे। अच्छा, एक बात बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु माने जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किसके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। सब लोग बताइए, अगर नहीं कमेंट कीजिएगा तो फिर फायदा क्या है। एक एक बच्चा इस वीडियो को देखने वाला कमेंट करके बताए कि राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, मतलब किसने राजनीतिक गुरु माना था इनको, है ना। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को रखा था? आपको ही पता है कि स्वदेशी का प्रस्ताव सबसे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नौरोजी ने यहां 4 प्रस्ताव पारित किए थे। पहला था स्वदेशी, दूसरा था बहिष्कार, मेरे दोस्तों ये एग्जाम में बार बार आता है, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा, आपको याद होगा राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथा प्रस्ताव हुआ करता था कौन सा, तो चौथा हुआ करता था स्वराज का प्रस्ताव। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए, स्वराज तो यहां हो गया, लेकिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कितने बच्चों को आता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था।
निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो आपको पता होगा कि एक संगठन थी एचआरए। जब एचआरए के अंदर में इसका नुकसान हुआ तो एक संगठन बनी एचएसआरए। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह का आपने नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने एक संगठन बनाया दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो स्टेडियम है उसी फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर में एचएसआरए बना। और इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को कान को बम की आवाजों से गुंजा देना, अंग्रेजों को बम और गोलियों से डरा देना, और शस्त्र के साथ यानी हथियार के साथ, बंदूक के साथ, बम के साथ, गोले के साथ अंग्रेजों से मुकाबला करना और उनको देश से बाहर भगा देना। मतलब ये लोग सशस्त्र आंदोलन के समर्थक हुआ करते थे। रामप्रसाद बिस्मिल इनके साथियों में से एक नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और शिव वर्मा हुआ करते थे। अच्छा, भगत सिंह ने कितने वर्ष की आयु में फांसी का फंदा झूल गए थे? जरा कमेंट करके बताइएगा। भगत सिंह कितने वर्ष की आयु में वो फांसी का फंदा झूल गए थे? जरा कमेंट करके सब लोग बताइएगा। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? तो आप भी जानते हैं कि बीडी सावरकर ने अभिनव भारत किया था। हालांकि अभिनव भारत जो है 1904 में बना था और इसका गठन नासिक में हुआ था। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा कि बीडी सावरकर अलग अकेले नहीं थे, ये विनायक दामोदर सावरकर तो थे ही, इनके साथ इनके भाई थे गणेश दामोदर, और दोनों भाइयों ने मिलकर स्थापित किया था एक संगठन 1899 के अंदर में, जिसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला नाम था। और इसी मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 में क्या कर दिया गया? नासिक कर दिया गया। नासिक के अंदर में जिला के डीएम साहब की, जी हां दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इनके भाई ने हत्या कर दी। और उसी हत्या के केस में बीडी सावरकर लंदन में पढ़ रहे थे, इंडिया हाउस में रह रहे थे लंदन में। ये पुलिस यहां से लंदन जाती है 1910 के अंदर में, उनको गिरफ्तार करके लाती है और लास्ट में काला पानी की सजा दे दी जाती है। और ये काला पानी का सजा कहां दिया गया? तो आपको पता है, पौंडीचेरी में काला पानी का सजा दे दिया गया था। आपको पता है कि यहीं पर इनके नाम से जो है सेलुलर जेल है, उसी जेल में इनको कैद रखा गया जीवन भर, और उसी में काला पानी की सजा भी दी गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि सावरकर के नाम पर किस राज्य का एयरपोर्ट का नाम है? कैसे पटना एयरपोर्ट का नाम है जयप्रकाश नारायण, उसी प्रकार से कौन सा राज्य ऐसा है जिसके एयरपोर्ट का नाम बीडी सावरकर के नाम पर है? जरा कमेंट करके बताइएगा। उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी, भाई किसको शिक्षक नहीं बनना है, और जो बच्चा शिक्षक सरकारी बनना चाहता है वो ऑफिसर एकेडमी के अलावा भला और कहां जा पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है द ऑफिसर्स एकेडमी ने। आपके गांव का ऐसा कोई बिहार का सरकारी विद्यालय नहीं है जहां हमारे पढ़ाए हुए छात्र शिक्षक नहीं है। अपने शिक्षक बनने के सपनों को पूरा कीजिए हमारी मेहनती जुझारू टीम के साथ, जो आपके लिए दिन भर मेहनत करती है। और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के बैचेस में। ऑफर प्राइस चल रहा है 999 रुपए का। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एमए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था? आपको पता है कि जिन्ना ने 1929 के अधिवेशन में 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था, और इसके प्रतिकार में महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया था। कई बार पूछता है कि 11 सूत्रीय कार्यक्रम किसने पेश किया, तो आप ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया था, और जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश करके सारी की सारी मुसलमानों के हक की आवाज को बुलंद किया था। जबकि गांधी ने सर्वमंगलिक से मतलब ऐसी मांगे रखी थी जो सभी के लिए थी, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सबको मान्यता प्राप्त मांगे अंग्रेजों के सामने रखी थी। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग के एक ही समय में अधिवेशन कहां आयोजित हुए थे? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1916। देखिए दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि 1915 में रखी गई। 1915 के अंदर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन जब बॉम्बे में हुआ तो इस वक्त इनके मुंह जो है जल चुके थे। क्यों जल चुके थे? क्योंकि अंग्रेजों ने इनसे वादा किया था 1914 में, अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था 1914 में कि भाई तुम हमें अपना सैनिक का समर्थन दो, भारतीय से मुसलमानों को कहो कि हमारी तरफ से जाके लड़ें। और उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, और एक तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों के अपोजिट में ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। वही ऑटोमन साम्राज्य जिसके अंदर में एक देश, या उसी देश को हम कहते हैं तुर्की, और तुर्की का जो राजा था, जो सुल्तान था, वो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु था। कैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य होते हैं, उसी तरह से ये जो सुल्तान था तुर्की का, ये इस्लाम का सबसे बड़ा गुरु था। मुसलमानों को डर था कि अंग्रेज इसको मार के खत्म कर देंगे, तो मुसलमानों ने समर्थन देने से पहले अंग्रेजों को यह कहा था कि तुमको इसको छूना तक नहीं होगा। अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, हम उसको छुएंगे भी नहीं, चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और जैसे ही मुस्लिम लीग का समर्थन अंग्रेजों को मिला, अंग्रेजों ने गोली मार बम इस तुर्की को नस्तानाबूद कर दिया और 4 टुकड़े कर दिए इसके। जब ये धोखा मिला तो कहते हैं ना, दिल तोड़ दिया उसने। तो जब इनका दिल टूटा मुसलमानों का, तब ये 1915 के बाद 1916 के अंदर में इन्होंने तय किया कि अगले वर्ष मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में होगा। और आपको याद होगा कि अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या बने थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी आपको पता है संबंधित नहीं थे, इससे संबंधित थे, इससे नहीं थे, क्योंकि इसके अंदर में 2 लोगों का ही नाम आता है। पहला नाम एनी बेसेंट का आता है और दूसरा नाम किसका आता है? तो बाल गंगाधर तिलक का आता है। इन दोनों ने होम रूल, और होम रूल का उद्देश्य क्या? भारत के अंदर में ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग जो है, इनकी प्रबल मांग थी। इस बात को ध्यान रखिएगा।
गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? गांधी जी के अंदर में सेवा धर्म की बात कर लें, गांधी जी के अंदर में सत्याग्रह की बात कर लें, गांधी जी पहली बार जेल कहां गए इसकी बात कर लें, गांधी जी ने अपनी पहली किताब कहां रखी इसकी बात कर लें, गांधी जी ने अपने जीवन का पहला आंदोलन कहां किया इसकी बात कर लें। ये जितनी भी बात आप गांधी जी के बारे में करते हैं, ये सभी की सभी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। सोचिए, एक पढ़ा लिखा लड़का जिसका जन्म 1869 यानी 70 में हुआ, 1893 में यह आदमी वकालत की पढ़ाई, 1888 में यह वकालत की पढ़ाई करने गया, 1891 में लंदन से यह आदमी पढ़ के आया। लंदन से पढ़ के आने के बाद इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 साल बॉम्बे की सड़कों पर घूमते रहे। 1893 में एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, और जब गांधी जी मुकदमा लड़ने, वकील थे गांधी जी पेशे से क्या थे? वकील थे। मुकदमा लड़ने कहां गए? दक्षिण अफ्रीका गए। जब गए तो वहीं के होके रह गए। अब सोचिए कि कोई आदमी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाता है और 1915 में भारत आता है। पता है, 21 साल कोई आदमी अपने जवानी का, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन करिए, आप वकालत की डिग्री कंप्लीट कीजिए और 21 साल चल जाइए अमेरिका रहने, तो आपका भारत से क्या संबंध रह जाएगा? गांधी जी ने अपनी जवानी के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में गुजारे थे, और गांधी जी पहली बार सत्याग्रह, पहली बार सेवा धर्म, गांधी पहली बार जेल वहीं गए, किताब वहीं लिखी, आंदोलन वहीं किया, सब कुछ दक्षिण अफ्रीका में किया। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। आपको पता है कि 1922 के अंदर में असहयोग आंदोलन हुआ था, और असहयोग के अंदर में एक घटना हो गई चौरी चौरा के अंदर में। चौरी चौरा जानते हैं कि एक बीच में रेलवे की पटरी हुआ करती थी, एक तरफ गांव था जिसका नाम था चौड़ी और दूसरे तरफ नाम था चौड़ा। जब पुलिस, कैसे रेलवे स्टेशन पे वो पुलिस स्टेशन होता है आरपीएफ का, उसी आरपीएफ के पुलिस स्टेशन का नाम था चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौरा के अंदर में हिंसा भड़क गई और यहां पर 22 पुलिस वालों को भीड़ ने जिंदा जला दिया। जब यह सूचना महात्मा गांधी को मिली तो एग्जाम में पूछता है, यह सूचना किसने दी? तो याद रखिएगा, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और जब दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने महात्मा गांधी को सूचना दी तो उसके बाद गांधी जी ने चौरी चौरा आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया, और इसकी घोषणा 12 फरवरी 1922 को कर दी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? तो आप भी जानते हैं कि खादी को स्वतंत्रता की वर्दी महात्मा गांधी ने कहा था। और आपको पता होगा, एक और सवाल पूछता है कि खादी किस अधिवेशन में अनिवार्य कर दिया गया? तो 1926 के अंदर में गुवाहाटी का अधिवेशन हुआ करता था, जहां पर कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, और श्रीनिवास अयंगर ने यह काम किया था। किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर ने यह कार्य को निष्पादित किया था। देखिए दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर एकेडमी आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी द ऑफिसर्स एकेडमी कराता है, और सिर्फ कराता नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ाने वाला, एनसीईआरटी को जीना सिखाने वाला, एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ाने वाला और ओरिजिनल एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाकर स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाने वाला अगर कोई भारत में है तो इकलौता ताल ठोक के कहते हैं वो द ऑफिसर्स एकेडमी है। क्योंकि हम सिलेक्शन दिलवाना जानते हैं, इसलिए आप हमारे बैचेस से जरूर जुड़िए। हमारे बैचेस जल्द शुरू हो रहे हैं। 999 में पेपर 1, 999 में पेपर 2 और कॉम्बो 1499 रुपए में। सिलेक्शन लेना है, परीक्षा पास करनी है तो ऑफिसर्स एकेडमी के अलावा कोई मिश्र विकल्प आपके पास नहीं होगा। आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप भी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हुआ था। इसमें लोग इकट्ठा हुए, और जब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने, यानी जनरल डायर ने, इस जलियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, इसमें एक ही गेट है आने और जाने का, इसको घेर लिया था। और इसके अंदर में जब घेरने के बाद 150 पुलिसकर्मी जो है बाउंड्री पर चढ़ गए, और बाउंड्री पर चढ़ने के बाद मान लीजिए ये बाउंड्री है, स्टेडियम है, चारों तरफ से पुलिस ने इसको घेर लिया, लोग इकट्ठा हुए, आने और जाने का एक ही रास्ता था, और पुलिस ने ऊपर से दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां तब तक चलाई गई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई, और इसके अंदर में सरकारी आंकड़ों में 379 लोग मारे गए, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को घटना है। किसके विरोध में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट के विरोध में 2 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कौन कौन? सत्यपाल मल्लिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल मल्लिक और सैफुद्दीन किचलू, इन्हीं 2 लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। अब इनके दोस्त जब गिरफ्तार हो गए तो इनको लोग छुड़ाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुआ था कि हम लोग यहां मीटिंग करेंगे, इसमें मीटिंग करने के बाद जाके अंग्रेजों से कहेंगे कि इनको छोड़ दीजिए, है ना। तो ये बात थी यहां पर, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, थोड़ा डिस्कशन कम करते हैं ना, टाइम ज्यादा हो गया है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है कि ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता 1929 के अंदर में किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, ट्रेड यूनियन का प्रणेता किसको माना जाता है? तो आप भी जानते हैं लाला लाजपत रॉय को भी माना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी, तो आपको ही पता है किसने त्याग दी थी, तो खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम अजमल खान ने किया था। और खिलाफत क्यों था, तो खिलाफत का उद्देश्य ही था खलीफा की सर्वोच्चता को स्थापित करना, मतलब जो इस्लाम धर्म के अंदर में खलीफा हैं उनकी सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करना इसका उद्देश्य था कि भाई पुनः स्थापित करें। और इसको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था। अली बंधु में कौन कौन होते हैं, तो दो भाई थे, एक मौलाना मोहम्मद अली और दूसरा मौलाना शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में गांधी जी आ गए, गांधी जी इनके साथ हो गए, मुसलमान भारतीयों के साथ यानी गांधी जी के साथ आ गए। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, आपको पता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था मेरे दोस्तों, और उसके बाद यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारत के हर बड़े चौक चौराहों पर क्या किया जाएगा, तो तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। और हर बड़े चौक चौराहों पर जब तिरंगा झंडा फहराया जाएगा तो उस तिरंगा झंडा को फहराने के बाद इस समस्याएं आएंगी कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है क्या होंगी, राष्ट्रवाद की भावनाएं पुनः आगृत होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू हुआ था, तो आपको ही पता है कि डांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, 12 मार्च 1930 को हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये इन्होंने डांडी के तट पर पहुंचकर इस नमक कानून को तोड़ दिया। डांडी यात्रा की जब बात करते हैं तो डांडी यात्रा 24 दिनों की यात्रा थी, 241 मील की यात्रा थी, 385 किलोमीटर की यात्रा थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, 12 मार्च 1930। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था, तो लंदन में आप चाहे प्रथम गोलमेज की बात करें, लंदन में आप चाहे द्वितीय गोलमेज की बात करें, या लंदन में आप तृतीय गोलमेज की बात करें, तीनों का अगर एग्जाम में सवाल आता आंसर एक ही होगा। सेंट जेम्स पैलेस के अंदर में यह आयोजन हुआ था। और ये जो किंग्सले पैलेस है, जब महात्मा गांधी वहां पर लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, 7 राउंड, तो यहीं पर जाकर रुके थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा के समय, तो आपको पता है कि सांप्रदायिक प्रजातंत्र की घोषणा कब की गई थी, तो 16 अगस्त 1932 को किया गया था। इस समय महात्मा गांधी जेल में थे और इस सांप्रदायिक पंचायत के तहत क्या हुआ था, तो दलितों को क्या दे दिया गया था, तो दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। और जब दलितों को पृथक निर्वाचन की बात आएगी तो दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को दिया था। और रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय क्या हुआ करते थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इससे गांधी जी नाराज हो गए और गांधी जी ने जेल में ही अन्न और जल त्याग दिया। गांधी ने कहा कि न मैं पानी पीऊंगा और ना ही जो मैं खाना खाऊंगा। गांधी ने 30 दिन का समय दिया कि मैं 30 दिन का समय देता हूं, इस फैसले को वापस ले लो, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा, अपना जान त्याग दूंगा। लोगों ने इनकी बातों को हल्के में ले लिया और अंततः गांधी जी ने 20 अगस्त 1932 को पुणे के यरवड़ा जेल में अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, 20 सितंबर को शुरू कर दिया। गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, अंबेडकर जी को बुलाया गया और तब अंबेडकर जी झुके और 24 सितंबर को यह तय हुआ कि दोनों के बीच में समझौता होगा। और 26 सितंबर को क्या हुआ, तो पूना समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों का ये जो मिला था पृथक निर्वाचन वो वापस हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो बनता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे, भाई तो हम पहले ही करा चुके हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस ने, पहला ही क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में था, 1939 के त्रिपुरी में जब गांधी जी से नाराज हुए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और इनके रेजिग्नेशन देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। साथियों, अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी आपका सपना है, तो 72वीं बिहार लोक सेवा आयोग की इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। इस बैच के अंदर में हमारी ये नए बैच शुरू हो रहा है, 999 रुपए इस बैच की फीस है। इसमें पूरी प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर कराया जाएगा, जहां पे सुपर फैकल्टी आपको मिलेंगी। और हां, आप हमारे आईएएस के चैनल आईएएस पीसीएस बाई द ऑफिसर्स एकेडमी को फॉलो कर लें। क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले हमने यूट्यूब क्लासेस यहां पर शुरू की हैं और जानते हैं हम सब कुछ फ्री में डिटेल में यहां भी पढ़ा रहे हैं। आप जाइए यहां पर क्लास की क्वालिटी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऑफिसर एकेडमी से इतना ज्यादा सिलेक्शन होता है। इसका राज क्या है, इस चैनल पर पता चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी, तो आप भी जानते थे कि कांग्रेस की बस इतनी ही नीति थी कि ये चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक, तो 1939 से लेकर 1945 तक भारत के लोग इस बात पर अड़े रहे कि अंग्रेज हमें कंफर्म कर दें कि हम पूर्ण स्वतंत्रता देंगे तभी हम इनका समर्थन देंगे। जबकि ये बार बार अटे रहे डोमेनियन स्टेटस के ऊपर में। किसमें ऊपर? डोमेनियन। चाहे आप अगस्त ऑफर की बात कर लें, क्रिप्स प्रस्ताव की बात कर लें, सब जगह वही देखने को मिलता है।
किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ध्यान रखिएगा, किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव तुम क्यों कहा था पोस्ट डेटेड चेक? क्यों? क्योंकि गांधी जी कह रहे थे कि अभी कहो कि हम देश तुम्हारे, हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम अभी कह दो कि जैसे ही तुम्हारा युद्ध खत्म हो जाएगा, विश्व युद्ध दूसरा खत्म हो जाएगा, तो हम भारत को आजाद कर देंगे। अंग्रेज कहते थे नहीं नहीं, हम आजाद नहीं करेंगे, अभी हम लोग, आप लोग हमारा साथ दीजिए, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, डोमिनियन देंगे, हई देंगे, हऊ देंगे, नौमन तेल देंगे। तो गांधी जी कहे बोका मत समझो, ये पीडीसी चेक नहीं चाहिए होता कि लीजिए चेक रख लीजिए भैया, बाद में पैसा निकाल लीजिएगा। तो गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड पीडीसी उत्तर दिनांकित चेक है, ये हम नहीं लेने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था? तो आप भी जानते हैं कैप्टन मोहन सिंह हुआ करते थे। इनकी ही संकल्पना थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, इनकी ही संकल्पना हुआ करती थी और इसकी शुरुआत और नींव इन्होंने रखी थी। और डॉक्टर रास बिहारी बोस जो है, रास बिहारी घोष नहीं, रास बिहारी बोस इसके प्रणेता के सूची में 1 नंबर पर आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो आप भी जानते हैं कि 24 अगस्त 1946 को एंटरिम गवर्नमेंट बनाने की घोषणा की गई थी। और आपको याद होगा कि संविधान सभा से यहां से सवाल पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक की जब बात आती है तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा, और अंततः टेम्पोररी अध्यक्ष बने थे, और अंततः 11 दिसंबर 1946 हुआ और इस दिन परमानेंट अध्यक्ष बने। कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो आपको पता है कि हिंदू महासभा है, ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, भारत और पाकिस्तान बने, और यही कारण था कि इनके कारण इन लोगों ने क्या मनाया? तो हिंदू महासभा किसकी पार्टी थी? तो आप भी जानते हैं कि ये मदन मोहन मालवीय की पार्टी थी। मदन मोहन मालवीय, यही मदन मोहन मालवीय जिन्होंने एनी बेसेंट से छीन कर, उनके कॉलेज हुआ करता था, एनी बेसेंट का बनारस में एक कॉलेज था, बनारस के कॉलेज का नाम था हिंदू सेंट्रल कॉलेज। बहुत कम बच्चे इस बात को जानते हैं, है ना, हमारा मोनू भी नहीं जानता है। हिंदू सेंट्रल कॉलेज एक कॉलेज हुआ करता था जिसकी स्थापना 1899 में दुनिया से भारत आई एक महिला जिनका नाम था एनी बेसेंट ने किया था। मदन मोहन साथ मालवीय ने इनके साथ दोस्ती की, मित्रता की, उसके बाद इनके साथ हो गए और इन्होंने बाद में इसके कॉलेज का नाम बदल दिया और नाम बदल के इसका नाम रख दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये बीएचयू जो है, इस बीएचयू का पुराना नाम हिंदू सेंट्रल कॉलेज हुआ करता था। और बीएचयू कब बना? तो बीएचयू 1915 के अंदर में बना। और इसका उद्घाटन कब हुआ? एग्जाम में पूछता है। 4 फरवरी 1916 को उद्घाटन हुआ। फीता किसने काटा? तो महात्मा गांधी ने फीता काटा था। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा ऑफिसर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। मैं चाहता हूं कि आप ऑफिसर एकेडमी का मेन चैनल आईएएस पीसीएस पर केवल आईएएस यानी बीपीएससी सिविल सर्विसेज की क्लासेस होती हैं, आईएएस की क्लासेस होती हैं इस चैनल पर। यूपी एग्जाम के ऊपर में यूपी की क्लासेस होती हैं, जहां पे टीचर एग्जाम की भी क्लासेस होती हैं। 2.0 शशि शरण सर और ओनली एसएससी, ये भी हमारे चैनल है जहां पर खूब अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते हैं। इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। क्यों? क्योंकि उन कमेंट्स को पढ़कर हम आगे की वीडियो की तैयारी करेंगे। आपके कमेंट का बेहद मुझे इंतजार रहेगा। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार।